गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है एसएससी 9th का, वो चल रहा है जलवायु का। जलवायु के तहत हमने प्रीवियस वीडियो तक अपनी जो भारत की जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा की। अब इसी क्रम में हम इससे जुड़े हुए कुछ बिंदु हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे आपको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे क्या है कि आप साथ साथ में जो महत्वपूर्ण अपने बिंदु है उनसे संबंधित नोट्स तैयार करते रहें, ताकि जब आप वापस से रिवीजन करें, दोहरान करें, तो आपकी किसी प्रकार की समस्याएं हैं वो सामने नहीं आए। इसके साथ साथ पढ़ने में क्या है कि जब आप नोट्स तैयार होंगे तो पढ़ने में भी आपकी क्या है आसानी रहेगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी आपकी नहीं आएगी। तो आज हमें अपने जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख तत्वों से संबंधित कुछ तत्व है, कुछ नियम हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कोरियोलिस के संबंधित में। कोरियोलिस है ये प्रमुख रूप से किस प्रकार से किस चीज से जुड़ा हुआ है और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी अन्य इसको जो नियम है वो किस रूप में जाना जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को, यानी पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, घूर्णन यानी जो उसका घुमाव होता है, जो उसकी स्थिति परिवर्तन होती है, प्रमुख रूप से उस घूर्णन की जो परिस्थिति में जो परिवर्तन होता है घूर्णन के कारण, उसे प्रमुख रूप से क्या कहा जाता है? कोरियोलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरियोलिस कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को, जो बल है वो क्षमता है जो उत्पन्न होती है, उसको प्रमुख रूप से क्या कहा जाता है? कोरियोलिस कहा जाता है। बात आती है इस बल के कारण पवनें विक्षेपित होती है। अब बात आती है कि इस बल के कारण कौन सी पवनें हैं वो प्रमुख रूप से विक्षेपित होती है, परिवर्तित होती है। तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से बात आती है पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी, यानी पवनें जो उत्तरी गोलार्ध में है वो तो दाहिनी ओर, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है वो बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। यानी पवनें जो उत्तरी गोलार्ध में है वो तो दाहिनी ओर की ओर, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है पवनें वो बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, यानी परिवर्तित हो जाती है, मार्ग परिवर्तन कर लेती है। अब इस क्रम में आगे बात आती है कि इसे किसका नियम कहा गया है। प्रमुख रूप से जो ये पवनें परिवर्तन का जो नियम है, प्रमुख रूप से इसे किसका नियम कहा गया है? तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से इसे फेरेल का नियम कहा गया है। इसे क्या कहा गया? फेरेल का नियम कहा गया है। किसको? जो अपने क्या है कोरियोलिस है, इसको किसका नियम कहा गया है? फेरेल का नियम कहा गया है। इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या होता है कि जो घूर्णन है उसके कारण जो उत्पन्न आभासी बल है इसको कोरियोलिस कहा गया है। और इसके अंदर प्रमुखता क्या होता है कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर है वो विभाजित विक्षेपित हो जाती है। और इसका नियम है उसे किस नाम से जाना जाता है? फेरेल के नियम के रूप में इसको प्रमुख रूप से जाना गया है, समझा गया है। बात आती है आगे कि भारत की वायु दाब एवं पवन क्षेत्र है वो कैसे हैं, यानी भारत का जो वायु दाब है, यानी वायु की जो गति है वो किस प्रकार से दबाव डालती है, और इसके साथ पवन का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से प्रवाहित होता है, संचालित होता है। तो प्रमुख रूप से इसकी जो स्थिति है वो अद्वितीय स्थिति है, यानी अपना एक अनोखा ही इसकी स्थिति है, अनोखा ही इसकी परिवर्तन की गति है, अनोखा ही इसका प्रवाह है। तो प्रमुख रूप से कहा जाए तो भारत की वायु दाब और पवन क्षेत्र है वो अद्वितीय हैं, अनोखे हैं। इसके अद्भुत उदाहरण देखने को प्रमुख रूप से मिलते हैं। आगे बात आती है कि शीत ऋतु में उच्च दाब होता है, यानी शीत ऋतु में जो उच्च दाब होता है वो प्रमुख रूप से कहाँ होता है और कौन सी दिशा से संबंधित है। तो प्रमुख रूप से ध्यान रखना कि जो शीत ऋतु में, यानी ठंड का जो समय होता है, तो ठंड की जो ऋतु होती है शीत ऋतु, उसमें प्रमुख रूप से जो उच्च दाब है वो प्रमुख रूप से कहाँ होता है? तो ध्यान रखना, हिमालय के उत्तर में। कहाँ पे होता है? हिमालय के उत्तर में जो शीत ऋतु में उच्च दाब होता है। इसी क्रम में आगे बात आती है कि हिमालय क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं बहती है। हिमालय जो क्षेत्र है उसकी जो ठंडी शुष्क हवाएं हैं
ये प्रमुख रूप से किस क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है और किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना कि हिमालय क्षेत्र की जो ठंडी शुष्क हवाएं हैं वो बहती है दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि हिमालय क्षेत्र की जो ठंडी शुष्क हवाएं हैं वो कहां बहती है? तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र में ये पवने हैं, शुष्क हवाएं हैं, ये प्रमुख रूप से संचारित होती है, गति करती है और बहती है। इसी क्रम में आगे बात आती है कि ग्रीष्म ऋतु की। अभी हमने बात की हिमालय क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं की, वो कहाँ है? दक्षिण में निम्न दाब वाले जो महासागरीय क्षेत्र है उसके ऊपर बहती है। तो बात की हमने शीत ऋतु में, ठंडक ऋतु के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु यानी जिस समय तापमान है वो सामान्य तापमान की तुलना में अधिक होता है, गर्मी है वो अपने प्रचंड रूप में होती है। इसके अलावा हमने बात की थी कि सामान्यतः जो तापमान रहता है वो 18 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत रहता है। तो ध्यान रखना कि ग्रीष्म ऋतु में निम्न दाब का क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है, यानी गर्मी का जो समय है, गर्मी का जो काल है उसमें प्रमुख रूप से क्या है कि जो निम्न दाब का जो क्षेत्र है वो कहाँ उत्पन्न होता है? जैसे हमने बात की कि इस ठंडी शुष्क हवाएं हैं उनका जो प्रमुख रूप से क्षेत्र है वो दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय जो क्षेत्र है वहां बहती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में निम्न दाब का क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखना आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर। ध्यान रखना ग्रीष्म ऋतु का जो निम्न दाब का क्षेत्र है वो कहाँ उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखना आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर है। ये प्रमुख रूप से ग्रीष्म ऋतु है उसका निम्न दाब का प्रमुख क्षेत्र होता है। इसी क्रम में आगे बात आती है कि इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा परिवर्तित हो जाती है, यानी प्रमुख रूप से अगर कहा जाए तो गर्मी के दिनों में जो वायु की दिशा परिवर्तित होती है, जो बदल जाती है, तो ध्यान रखना इसका प्रमुख कारण क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में जो निम्न दाब का जो क्षेत्र उत्पन्न होता है इसकी प्रमुख स्थिति रहती है। क्या रहती है? इसकी प्रमुख भूमिका, प्रमुख स्थिति इसकी रहती है, जिस कारण क्या होता है कि गर्मी के दिनों में, गर्मी के समय में वायु की दिशा है यानी पवन की जो दिशा है वो प्रमुख रूप से परिवर्तित यानी बदल जाती है। पवनों की दिशा और गति में दोनों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये अपनी मार्ग है वो प्रमुख रूप से परिवर्तन कर लेती है। इसी क्रम में बात आती है आगे कि भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। अब जब ये वायु की दिशा है वो परिवर्तित हो जाती है तो परिवर्तित होने के बाद में प्रमुख रूप से किस क्षेत्र की ओर बहती है? किस क्षेत्र में इसका प्रमुख रूप से संचरण होता है? तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से भारतीय उपमहाद्वीप पर। कहां पे? भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रमुख रूप से निम्न दाब की ओर ये बहने लगती है। निम्न दाब की ओर इनकी गति है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमने बात की कि ग्रीष्म ऋतु में और ठंड की जो शीत ऋतु है उसमें प्रमुख रूप से क्या है, इसका परिवर्तन है वायु की दिशा का और दाब का देखने को मिलता है। अब बात आती है कि जो पवने हैं इनको प्रमुख रूप से किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में ये प्रमुख रूप से जाना जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसके बारे में प्रमुख रूप से अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। कौन सी पवने? जो प्रमुख रूप से क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित निम्न दाब की ओर जो बहने लगती है। ध्यान रखना कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो निम्न दाब की ओर बहने लगती है इनको किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। जो निम्न दाब की ओर बहती है इन्हें क्या है, प्रमुख रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में इन्हें पवनों को प्रमुखतः जाना जाता है। अब बात आती है इसी क्रम में आगे कि ये पवने बहती है यानी ये पवने हैं संचारित होती है, गति करती है, ये प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से कोष्ण महासागरों के ऊपर से ये पवने गति करती है। कौन से महासागरों के ऊपर से गति करती है, कौन से महासागरों के ऊपर से ये संचारित होती है, परिसंचरण करती है? तो ध्यान रखना ये पवने बहती है कोष्ण महासागरों के ऊपर से। कौन से महासागरों के ऊपर से? कोष्ण महासागरों के ऊपर से ये पवने हैं, ये बहती है और गति करती है। इसी क्रम में आगे बात आती है कि नमी ग्रहण करने का कारण, नमी ग्रहण करने के कारण प्रमुखतः क्या होता है कि भारत की मुख्य भूमि में वर्षा करती है। इस वायु में प्रमुख रूप से क्या है कि जब नमी आ जाती है
जब प्रमुख रूप से इसमें परिवर्तन हो जाता है तो ये प्रमुख रूप से वर्षा करती है। कहाँ पे करती है तो ध्यान रखना, भारत की जो मुख्य भूमि है वहां पे ये नमी वाले जो पवने हैं ये प्रमुख रूप से क्या करती है, वर्षा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किसके रूप में परिवर्तित हो जाती है, वर्षा के रूप में अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लेती है। कौन सी पवने, जो ये नमी वाले पवने हैं वो। बात आती है इस प्रवाह को मुख्य कारण क्या है, यानी इस प्रवाह का मुख्य कारण क्या है जिसके कारण ये अपने आप को प्रमुख रूप से वर्षा में परिवर्तित कर लेती है। तो ध्यान रखना, इस प्रवाह का मुख्य कारण है जेट धारा है। इस प्रवाह का, इस गति का, इस परिसंचरण का प्रमुख कारण क्या है तो ध्यान रखना, इसका मुख्य कारण है जेट धारा। अब बात आती है कि जेट धाराएं हैं ये क्या है और प्रमुख रूप से इनका प्रभाव है ये किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से ये जलवायु में प्रमुख रूप से अपना प्रभाव डालती है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जेट धाराएं स्थित होती है। प्रमुख रूप से जो जेट धाराएं हैं वो प्रमुख रूप से कितने डिग्री सेल्सियस पर प्रमुख रूप से स्थित होती है तो ध्यान रखना 27 डिग्री से 30 डिग्री के ऊपर अक्षांशों के बीच प्रमुख रूप से ये जेट धाराएं हैं ये कितनी डिग्री सेल्सियस के रूप में स्थित होती है तो ध्यान रखना 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच में प्रमुखतः ये जेट धाराएं हैं ये स्थित होती है। इसी क्रम में आगे बात आती है, इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है, यानी इनका अन्य प्रसिद्ध नाम है वो क्या है या अन्य इन्हें किन नाम से प्रमुख रूप से जाना जाता है तो ध्यान रखना, इन्हें उपोष्णीय कटिबंधीय पश्चिमी जेट के रूप में भी जाना जाता है। किनको, जो ये जेट धाराएं हैं 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, ये जो उत्तरी अक्षांशों के बीच में है, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है तो ध्यान रखना, इन्हें उपोष्णीय कटिबंधीय पश्चिमी जेट के रूप में भी इनको प्रमुख रूप से जाना जाता है, इनको समझा जाता है। इसी प्रकार आगे बात आती है कि भारत में जेट धाराएं प्रवाहित होती है, यानी भारत में जो ये जेट धाराएं हैं ये प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्र में जुड़ी हुई है और कौन से क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में जो ये जेट धाराएं हैं ये कहाँ प्रवाहित होती है तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा हिमालय के दक्षिण में ये जेट धाराएं हैं ये भारत में प्रमुख रूप से क्या है, प्रवाहित होती है, गति करती है, संचरण करती है। इसी प्रकार आगे बात आती है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। पश्चिमी जो चक्रवाती विक्षोभ आते हैं ये प्रमुख रूप से ध्यान रखना कि देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में आते हैं। कौन से, जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है ये भारत के कौन से क्षेत्र में आते हैं तो ध्यान रखना, भारत के ये देश के उत्तर और देश के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रमुख रूप से क्या है, पश्चिमी चक्रवात है वो प्रमुख रूप से विक्षोभ आते हैं। इसी क्रम में आगे बात आती है कि पूर्वी जेट धारा है वो प्रमुख रूप से किससे संबंधित है, जो पूर्वी जेट धारा है वो प्रमुख रूप से किससे संबंधित है तो ध्यान रखना, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा भी कहा जाता है। जो पूर्वी जेट धारा है इसे प्रमुखतः क्या कहा जाता है और किससे संबंधित है, ध्यान रखना, प्रमुख रूप से जो पूर्वी जेट धारा है जिसे उपोष्णीय कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा भी कहा जाता है। इसी क्रम में आगे बात आती है कि गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर अक्षांश से प्रवाहित होती है, यानी जो गर्मी के महीनों की समय की बात करें, गर्मी के दिनों की बात करें तो प्रमुख रूप से क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत में ऊपर अक्षांश से प्रवाहित होती है। तो लगभग कितनी डिग्री सेल्सियस से प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है तो ध्यान रखना 14 डिग्री सेल्सियस के रूप में ये प्रमुख रूप से क्या है कि भारत के अक्षांश के रूप में ये प्रमुख रूप से क्या है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है। इस प्रकार कुछ बातें स्पष्ट है कि प्रमुख रूप से क्या है कि जो चक्रवात है, जो विक्षोभ है, जो जेट धाराएं हैं, प्रमुख रूप से जो जलवायु है, उच्च दाब है, जो अक्षांश है, ये प्रमुख रूप से क्या है कि किसी भी देश की जलवायु को प्रभावित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और किसी भी जलवायु को प्रभावित करने में जितना इन विक्षोभों का, इतने इन चक्रवातों का भूमिका होती है उतनी क्या है कि किसी देश में प्रमुख रूप से हम बात करें तो तापमान की और वर्षा, ये भी क्या है प्रमुख रूप से किसी देश की जलवायु को प्रमुख रूप से प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी रहती है।